अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज दो खबरों पे ही बात होगी। एक तो जी बांग्लादेश में जो तब्दीली आ गई है अवामी एहतजाज के बाद, और बहुत बड़ी मैसिव तब्दीली है जिसके पाकिस्तान और इंडिया पे भी असरात होंगे, उस हवाले से बैकग्राउंड वो सारा बताऊंगा। दूसरा, मैं आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और वहाँ से बहुत बड़ा मैसेज आया। इमरान खान साहब की जेल को आज 1 साल पूरा हो गया है और ये तो की जा रही थी कि इमरान खान साहब की तरफ से जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि जी बातचीत होनी चाहिए और फ़ौज से ताल्लुकात ना रखना बेवकूफ़ी है, उसके जवाब में कोई जवाब ऐसा आएगा जिससे उस तरफ से भी कोई मुस्बत जवाब आएगा। लेकिन वहाँ पर जिस तरह का कैटेगोरिकल जवाब दिया गया कि 7 मई की पोजीशन पे हम कायम हैं, 7 मई को उन्होंने क्या कहा था ये आपको बताऊंगा, और वहाँ पर ओवरऑल क्या माहौल था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या एक मैसेज क्या था जो हमें समझ आया। बहुत सारी वहाँ बैठ कर समझ आया कि क्या इतने सारे इश्यूज़ के हवाले से जो राय दी गई उससे क्या एक तासुर क्या कायम होता है। तो सबसे पहले जी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे पहले मैं ISPR के हवाले से पहले बात कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और हम बड़ा तवक्को कर रहे थे कि क्या बात होगी। पहले तो ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी थी वो 3 बजे होनी थी, लेकिन बांग्लादेश की जो सिचुएशन ख़राब हुई और वहाँ से जो पता चल रहा था कि वहाँ के जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने ख़िताब करना है, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा कि शायद हालात मतलब मीडिया की तवज्जो भी उधर ही थी, सारे मीडिया की। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सोशो इकनॉमिक इनिशिएटिव के हवाले से ज़्यादा बात की गई कि जी हमने इतने हॉस्पिटल्स बना लिए। आपने देख ली होगी इतने हॉस्पिटल्स बने हैं, इतने स्कूल्स बनाए गए हैं। फ़ौज जो है वो इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व है और इसकी वजह, इसका सवाल भी किया गया तो उन्होंने कहा इसकी वजह ये है कि हम इसी धरती के बच्चे हैं, इसी चप्पे चप्पे से पैदा होकर आते हैं। तो ये मसाइल जो होते हैं, पाकिस्तान के मसाइल देखते हैं जहाँ स्कूल नहीं है, जहाँ सड़कें नहीं बनी हुई, या जो फाटा के इलाके हैं वहाँ पे बेहतरी के लिए हमें काम करना पड़ता है। आज बड़े बोल्ड क्वेश्चंस का भी उन्होंने जवाब दिया, ख़ासतौर पर स्मगलिंग के हवाले से जो बहुत ज़्यादा लोग कहते रहते हैं कि जी फ़ौज ही स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, तो उन्होंने उसका सही हेड ऑन जवाब दिया उसका भी। और इस बात का भी कि जो फेंस लगी है, जो बाड़ लगी है पाकिस्तान अफगानिस्तान या ईरान बॉर्डर पे, उसके बावजूद स्मगलिंग क्यों हो रही है, इसकी कौन सरपरस्ती कर रहा है, क्या फ़ौज सरपरस्ती कर रही है, इसका भी उन्होंने जवाब दिया। इस सवाल पर जो स्मगलिंग का वाला था वो भी था, लेकिन जो हासिल कलाम है वो इस पे मैं आऊँगा बाद में, लेकिन हासिल कलाम PTI ही थी। ज़ाहिर है हम सब भी इसी के मुंतज़िर थे कि जो इमरान खान साहब ने कल भी राइटर्स को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा है कि फ़ौज से बात ना करना बेवकूफ़ी होगी। इससे पहले अपनी बहन हलीमा खान के ज़रिए भी पैगाम दिया उन्होंने कि हम सिपह-सालार से बात करना चाहते हैं, आप कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें। यही सवाल उनसे हुआ। मेरे साथ बैठे मेरे दोस्त भट्टी साहब, उनने सवाल किया तो आर्मी चीफ उनसे सवाल किया गया कि जी उधर से तो ये मैसेजिंग भी आ रही है और क्या आप भी मुज़ाकरात के लिए विलिंग हैं और आपको डील की बातचीत चल रही है PTI और फ़ौज की, तो क्या हो सकती है। उस पर जो जवाब आया वो हम सब अंगुश बदलना रह गए। मतलब हमें ख्याल था कि उसकी तमीद बांधेंगे, कोई जवाब लंबा चौड़ा आएगा और उसमें बात की जाएगी, और मैं ज़िमनी सवाल पूछना चाह रहा था। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि डील हो रही है। मैं कहना चाहता था कि इमरान खान साहब ने जो ऑफ़र किए टॉक्स की, फ़ौज उसका क्या जवाब देगी। लेकिन मेरा सवाल तो नहीं हुआ, लेकिन तसल्ली होगी क्योंकि जवाब ऐसा आया था, आप मुझे वीडियो में देख भी सकते हैं कि वो जवाब ऐसा आया था कि मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा बस इतना सा जवाब मैंने कहा भी वहाँ पे, मतलब मेरी आवाज़ इतनी वाज़ेह नहीं हुई लेकिन वहाँ पे सबको सुनाई दी क्योंकि TV पे तो नहीं आ रही थी, मेरे पास माइक नहीं था, लेकिन मैंने उधर कहा भी कि बस सर इतना ही। उन्होंने जवाब क्या दिया, इतना सारा लंबा सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब क्या दिया। उन्होंने कहा जी हम 7 मई को जो हमने स्टेटमेंट दी थी 9 मई के हवाले से, उससे ना एक कदम भी ना पीछे हटे हैं ना पीछे हटेंगे, उसी पर कायम रहेंगे। और 7 मई की स्टेटमेंट का फौरी तौर पर मेरे जहन में ख्याल आया कि क्या, तो वो 7 मई की स्टेटमेंट मैं आपको सुना देता हूँ। उसमें जी उन्होंने कहा था कि इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। उसमें उन्होंने कहा था कि जी इंतशारी टोला आवाम से खुलेआम माफ़ी मांगे, यानी वो इंतशारी टोला PTI को मुखातिब करके कह रहे थे आवाम से माफ़ी मांगे, इनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। और 9 मई के मुजरमों को सज़ा दिए बगैर ये निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकता, ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर 9 मई के मुजरमों को सज़ा नहीं मिली तो इस तरह के वाक़यात फिर रिपीट होंगे। तो ये बात थी 7 मई की, और ये बात उन्होंने कहा कि साड़ी एक गल होंदी है, अज भी वही गल है तो कल भी एक गल है। तो यानी कि यही बात हमने उस वक्त की थी और ये बात पे हम कायम रहेंगे। और 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं और जो PTI है, बेसिकली हमारी यानी कैटेगोरिकली उन्होंने जवाब दे दिया कि PTI से कोई बात ना होनी है और ना होगी। अच्छा, मैं इस तासुर को सिर्फ इस बात से ही नहीं ले रहा, ये तो खैर जवाब था और मैं हंस पड़ा और मैंने कहा सर बस इतनी बात है और कुछ नहीं, बस कैटेगोरिकल से, यानी 2 लाइनों में जवाब। इतना बड़ा सवाल और इतनी क्यूरियोसिटी कि सुबह से हम कह रहे थे कि इस बात पे बात पूछेंगे और मेरा भी यही जहन में सवाल था, गो कि मुझे मौका नहीं मिला, तो ये जवाब आ गया तो हंसी भी आ गई।
اب یہ صرف اس بات سے میں نہیں تاثر یہ دے رہا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اور کیا کیا باتیں کی جس سے پتہ لگتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ اب مہم کون چلا رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ لابنگ فرمز کو پیسے دے کر ایک مہم چلائی جا رہی ہے، ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے انٹرنیشنلی، جس میں وہ کیا جا رہا ہے، جس میں فوج کو اور پاکستان کے عوام کو مد مقابل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے فگرز دیے، اور وہ ظاہر ہے انہوں نے فگر پہلے سے تیار رکھے ہوں گے تبھی دیے، کہ جنوری سے لے کے اس سال جنوری سے لے کے اگست تک فورن پرنٹ میڈیا، صرف پرنٹ میڈیا میں، بین الاقوامی پرنٹ میڈیا میں 127 ایسے آرٹیکل چھپے جس میں جن کا مقصد تھا پاکستان میں مایوسی پھیلانا، انتشار پھیلانا اور مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروموٹ کرنا۔ اب مخصوص سیاسی ایجنڈا کو پروموٹ کرنے کا مراد یہ کہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنا ہے، یہ ان کا مراد تھی۔ اور اس سے آپ اس ٹون سے بھی اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی سے بات چیت یا ڈیل کی کہاں بات ہوتی ہے۔ جب ڈیل ہو رہی ہو تو یہ والی باتیں تو نہیں کی جاتی۔ انہوں نے کہا سوشل میڈیا اس کے علاوہ کام کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا الگ طریقے سے کر رہا ہے، اور لابنگ فرم پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے تاکہ مایوسی پھیلائی جا سکے، مخصوص سیاسی پروپیگنڈے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ مخصوص سیاسی پروپیگنڈا جب کہا جائے، مخصوص اور سیاسی لگایا جائے تو یہ پی ٹی آئی اور کچھ نہیں، کیونکہ نام وہ نہیں لیتے بار بار۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر اتنا پیسہ لگانا تھا، ویسے یہ بات میں ان کی وزن ہے، انہوں نے کہا اگر یہ پیسہ اس چیز کے بجائے کاش اس بات پہ لگایا جاتا کہ جو غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اس کو دنیا میں اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یار یہ روکا جائے۔ پھر اس پہ نہیں تھا تو آج 5 اگست ہے جب کشمیر کے حوالے سے یوم استقلال منایا جا رہا ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یوم استحصال منایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پیسے لگانے تھے تو پاکستان کشمیر کے حوالے سے لگایا جاتا ہے، یا یہ لگایا جاتا ہے کہ دنیا میں جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا یہ انڈینز، افغانز، کچھ اس طرح کے اکاؤنٹس سے کیا جاتا ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈے میں یوز کیا جاتا ہے۔ کاش انہوں نے کہا، لیکن یہ پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں، عوام ایسے لوگوں کو پہچانیں۔ اب یہ بات بھی جو سیاسی عزائم رکھتے ہیں اور ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور فوج کے خلاف مہم چلانا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، ان ساری چیزوں کے بعد انہوں نے کہا فوج کا واضح موقف ہے کہ ساتھ میں ایک پوزیشن سے آگے نہیں جا سکتے، ان ساری چیزوں سے۔ اور پھر ڈیجیٹل دہشت گردی جو کہ لفظ یوز ہوتا ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے خلاف ظاہر یوز ہوا ہے، اس کو انہوں نے بار بار زور دیا۔ انہوں نے کہا یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے سوشل میڈیا پہ جھوٹ، پروپیگنڈا، فیک نیوز کے خلاف قانون بننا پڑے گا، یہ بھی ایک بات ہے۔ اچھا، اس میں خبر بھی ہے کہ شاید فوج یہ چاہتی ہے کہ ایسی قانون سازی کی جائے جو فیک نیوز کے حوالے سے یا سوشل میڈیا کی ریگولیشن کے حوالے سے سخت قانون سازی کی جائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس پہ قانون رستہ نہیں بنا رہا، قانون کو بنانا چاہیے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ پاک فوج اس حوالے سے بہت سیریس لیتی ہے اس کو۔ انہوں نے اپنا وہ جو حوالہ دیا کہ کرنل حسین کو جو کورٹ مارشل ہوا، یا جو باہر بیٹھے عادل راجہ کو کورٹ مارشل ہوا، مہدی صاحب کا ہوا، ان سب کا کورٹ مارشل، تو انہوں نے کہا ہم اس چیز کو بہت سیریس لیتے ہیں، جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے اور قوم کو اور فوج کو فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، ہم اس کے حوالے سے بڑا سخت وہ رکھیں گے۔ تو ان کی لب لباب یہ تھا کہ بات چیت، ڈیل شیل، نو وے، یعنی کوئی چانس نہیں ہے ابھی فی الحال۔ حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، میں نہیں کہتا کہ کبھی زندگی میں نہیں ہوگی، لیکن اس اسٹیبلشمنٹ کا، اس قیادت کا یہ والا میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر وہاں پہ فیل ہوا پریس کانفرنس میں، کہ ڈیل وغیرہ کی جو بات ہے یک طرفہ ہے۔ عمران خان صاحب کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ ٹاکس ہوں، لیکن یہ فوج اس موڈ میں اس وقت فوجی قیادت نہیں ہے، یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا۔ باقی انہوں نے پھر بتایا، بڑا سخت سوال تھا ظاہر ہے، اور اس سوال کے لیے وہ تیار تھے کہ جی اسمگلنگ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی ایران سے آئل سمگل ہو رہا ہے، باقی چیزیں ہو رہی ہیں، تو فوج کیا کر رہی ہے جو بارڈر پہ ہے اور سارا کچھ۔ انہوں نے کہا جی آپ کا یہ تاثر غلط ہے۔ 3500 کلومیٹر کا بارڈر ہے پاکستان کا، جو ویسٹرن بارڈر جس میں ایران اور افغانستان کا ہے۔ اب اس بارڈر میں ایک ایک چپے پہ فوج نہیں ہوتی، وہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ امریکہ میں میکسیکو کے خلاف جو بارڈر ہے اس میں لیگل سرگرمیاں ہوتی ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا۔ اور پھر اس پہ ایک اور بات کی جو زیادہ بہت کرینہ قیاس ہے، جس پہ بات کم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ اکانومی نہیں ہے، انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے۔ ویسے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں کس کی حکومت رہی ہے ہمیشہ سے، اور بلوچستان کی گورنمنٹ کیوں ناکام ہے انفراسٹرکچر بنانے میں؟ پہلے انہوں نے کہا کہ وہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے، لوگ غریب ہیں، ان کا دار و مداری لوکل تجارت پہ ہے۔ وہاں پہ پیٹرول پمپ نہیں ہوتے جس میں پیٹرول ہے، بلکہ کینوں میں ہی ظاہر ہوتا ہے، اور اس طرح جو گروسری کرتے ہیں وہ کارٹ نہیں بھرتے۔ تو یہی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کے ایک دم ان کی معیشت کو بند نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایرانی سفیر سے ایک دفعہ میری بات ہوئی تھی، ان سے میں نے سوال کیا کہ یہ اسمگلنگ کیوں نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا، انہوں نے پرشین میں جواب دیا، ظاہر ہے اس کا ترجمہ انہوں نے کیا، ساتھ ان کے مترجم بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہ بھی ہے کہ اپنے برادر جو پاکستانی سائڈ پہ ہیں اور جو ہماری سائڈ پہ ہیں، ان کی غریبوں کی تجارت کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہ آپس میں کیا کریں اور تجارت نہ کریں، اور یہ ایک دوسرے سے چیزیں لیں دینا۔ تب تاہم انہوں نے کہا کہ ہم نے اس میں سگنیفیکنس ریڈکشن ہوئی ہے، فوج اس میں کچھ وہ نہیں کر رہی۔ $1500 ملین
1500 मिलियन लीटर रोज़ स्मगल हो रहा था। इस फौजी क़यादत ने 5 से 6 मिलियन यूमिया पर कर दिया है। तो ये नहीं हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी इदारे मौजूद हैं, हम चाह रहे हैं कि सेंट्रलाइज बॉडीज़ बने और परमिट हम इशू नहीं करते जी तेल के जो वहाँ से इधर आता है। तो इसमें बहुत सारे वो लोग मुलव्वस हैं, हमें उन लोगों पे भी बात करनी चाहिए। बाकी उन्होंने फिर जो बताया वो ज़ाहिर है आपने सुन ही लिया होगा कि फ़ौज जो है वो टैक्स देती है, पाकिस्तान की फ़ौज 100 अरब टैक्स जो है वो 2022-23 में दिया गया फ़ौज ने डायरेक्टली अपना, और उसके अलावा जो मुकामी दिफाई अदारे हैं जैसे उनके फ़ौजी फाउंडेशन वगैरह उन्होंने 260 अरब टैक्स दिया। तो टोटल मिला के 360 अरब एक साल में हमने फ़ौज ने टैक्स दिया है, कंट्रीब्यूट किया है फ़ौज ने पाकिस्तान के उस हवाले से। और वो माफिया का जिक्र कर रहे थे कि माफिया पाकिस्तान में तरक्की नहीं करने दे रहा, और माफिया पे बात नहीं की जाती और इस पे बात की जाती है। फिर उन्होंने जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बलोच एक यहती कमेटी, उसको उन्होंने कहा कि वो दहशतगर्दों का फ्रंट है और वो क्रिमिनल्स की प्रॉक्सी है दहशतगर्दों की, और वो अब जत्था बनाते हैं और फिर मुजाहरे करते हैं बजाय इसके कि वो बात करें। हम उनको जगह दे रहे थे लेकिन उन्होंने तशद्दुद का इज़हार किया और उसकी वीडियो भी दिखाई। तो ये थी जी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मेरा तजिया। अब आते हैं जी ना बांग्लादेश में। तो मैंने आपको कल भी बताया था, कल मैं वीडियो बनाई थी उसमें मैं बताया था बांग्लादेश में इनकलाब आ रहा है, और इनकलाब आया है किसी हद तक। जेन जी जो है, जनरेशन जी जिसको कहते हैं कि मिलेनियल्स के बाद जो पैदा हुए हैं, जो इस वक्त की ताज़ा तरीन यंग जनरेशन है उसको जेन जी कहते हैं, उसका इनकलाब था ये। और वो उन्होंने जनाब कोटा सिस्टम जो बना हुआ था, हसीना वाजिद ने अपने एक सियासी मकासद के लिए कोटा सिस्टम बनाया था कि जो मेरी सियासी पार्टी के लोग हैं उनको बनाया जाए, उनको कोटा ज़्यादा दिया जाए जॉब में। उस पर उन्होंने मोहर लगाई कि जी हुर्रियत पसंद जो हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगे आज़ादी जो वो कहते हैं, उसमें जो लोग लड़े हैं उनको कोटा दिया जाएगा जॉब में, और बहुत बड़ा कोटा, यानी 50% से ज़्यादा का कोटा था, 60-70%, और वो कोटा उनको दिया जाएगा, फिर उनके आने वाली नस्ल को दिया जाएगा, उनके बेटों को, फिर उनके पोतों तक को दिया जाएगा। और उस कोटे में कोई हज़ारों की तादाद में इरेगुलरिटी सामने आई कि वो कोटा ज़रूरी नहीं कि किसी का बेटा हो। ये कौन बताएगा कि किसका बेटा वाकई में लड़ा था पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, या उस वक्त बांग्लादेश के हक़ में किसका बेटा लड़ा था, किसका पोता लड़ा था, ये नहीं पता। ये तय भी गवर्नमेंट के लोग करते हैं, पैसे लेके करते हैं, और इनकी पार्टी जो अवामी लीग थी ये करती थी, और इस लिए से अपने इक़्तिदार को तूल दे रहे थे। 2009 से उनका इक़्तिदार था, और वो उनका एक डिक्टेटोरियल किस्म का रजीम था जिसमें वो इंडिया की पूरी मदद के साथ जनाब वहाँ पे हुकूमत कर रही थी। लोग उससे तंग आ गए थे, हर जगह अपने वालिद के मुजस्मे लगाए थे शेख मुजीबुर रहमान के। होटलों में जाएँ, रेस्टोरेंट्स में जाएँ, बाहर सड़कों पे जाएँ, कदम कदम पे मुजस्मे थे। कल हमने ये देखा कि लोग मुजस्मे भी तोड़ रहे हैं, हालांकि बंगला बहादुर उनके अपने जो यानी फादर नेशन जिसको कहते हैं वो उसके मुजस्मे तोड़ रहे थे। इसका मतलब है ठीक ठाक गुस्सा था, क्योंकि उनको पता था इस पर पॉलिटिक्स की जा रही है। और आज फिर क्या हुआ कि वो 300 से ज़ायद लोग मारे गए, स्टूडेंट्स को इस तरीके से मारा गया जो बेचारे नहते डंडे हाथ में पकड़े खड़े हैं, उनको गोलियां मारी गई। उस पर गुस्सा आया, और वो वहाँ की कौम बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव है। तहरीक पाकिस्तान में हो, अपने 1971 में हो, या फिर आज हो, या फिर उससे पहले हो, हमेशा से वो मुजाहरे करके अपने बात मनवाते हैं। उन्होंने जनाब ऐसे मुजाहरे किए और ऐसा हुकूमत को घुटनों पे खड़ा किया कि शेख हसीना वाजिद को हेलीकॉप्टर लेके भागना पड़ा। और गई कहाँ पे? अगरतला। और अगरतला हिस्ट्री देखें, अगरतला साजिश केस में उनके वालिद शेख मुजीब को पकड़ा गया था, और ये बनाया गया था कि इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ने की साजिश में मुलव्वस थे। आज वो अगरतला में जाके वापस गई हैं उनकी बेटी। इसमें आज कई लोग इस पर बात भी कर रहे हैं कि ये साजिश ज़रूर थी जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को इंडिया की मदद ज़रूर शामिल थी। इसमें तो किसी को शक भी अब नहीं रहा। लेकिन अब जो नौजवान नस्ल है वहाँ पर इंडिया के ख़िलाफ़ भी गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जदीद इक्विपमेंट दिए, वायलेंस करने की वो दी, और इंडियन मीडिया ने इसको इस तहरीक के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग की और हुकूमत के हक़ में की थी। आज जब ये हुकूमत बदल गई, आर्मी चीफ़ आए, उन्होंने कहा और बताया गया कि फ़ौज ने जनाब 45 मिनट दिए थे हसीना वाजिद को, 45 मिनट के अंदर अंदर इस्तीफ़ा दें, बाइज़्ज़त तरीके से, वरना हम उठा के बाहर फेंक देंगे। उन्होंने फिर उनको इस्तीफ़ा दिलवाया। उनके जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने लोगों से कहा, उनका आर्मी चीफ़ का नाम है जी जनरल वक़ारुज़्ज़मान, उन्होंने कौम से ख़िताब में ऐलान किया कि मुल्क को महफूज अबूरी हुकूमत के ज़रिए चलाया जाएगा। अवामी लीग के अलावा बाकी पार्टियों को, जो BNP है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसको शामिल किया जाएगा। जमात इस्लामी जो वहाँ की है बड़ी ज़बरदस्त मुनज़्ज़म जमात है, उसको भी शामिल करेंगे, बाकी जमातों को शामिल करेंगे। उन्होंने कहा अमन को रिस्टोर किया जाए। वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग जश्न मना रहे हैं। तब्दीली, वो इसको कहते हैं तब्दीली, वो तब्दीली लेके आ गए हैं। और बांग्लादेश आर्मी चीफ़ के बाकायदा हुक्म पर जनाब हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दिया है, और 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था उनको। फिर महफूज मकाम पर मुंतकली की गई। वो चाह रही थी कि स्पीच करके जाएँ अवाम में, एक बयानिया बना के जाएँ, लेकिन फ़ौज ने कहा ना जी ना, थोड़ा टाइम ख़त्म हो गया, ना चलना।
तो फिर उसके बाद वो चली गई और वो इंडिया रवाना हो गई। बांग्लादेश से एक डिक्टेटरशिप का ख़ात्मा हुआ है और लोगों को पता चला कि कल्ट जो बनाया था हसीना वाजिद ने उसका ख़ात्मा हुआ है और अब आवाम की फतह हुई है। अब उम्मीद करते हैं कि कम अज़ कम जो बुरी हुकूमत बनेगी वो आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो देगी, इन नौजवानों के मसाइल की तरफ तवज्जो देगी और वायलेंस ख़त्म होगा और मुल्क में अमन रिस्टोर होगा हमारे भाइयों के मुल्क में। और बेस्ट विशेज़ हैं बांग्लादेश के नई हुकूमत के लिए, नए इन स्टूडेंट्स के लिए, इन नौजवानों के लिए, जो कि मैं आपको बताऊं कि जहां मिलते हैं इंटरनेशनली हमें वो पाकिस्तान के लिए वेल विशेज़ का इजहार करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ़ैन हैं और उनके अंदर वो नफ़रत नहीं है जो हसीना वाजिद कूट कूट के भरना चाह रही थी कि एक मुसलमानों का भी तो रिश्ता है, मुल्क तो ख़त्म हो गया लेकिन एक मुस्लिम रिश्ते के तहत हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए, वो कम अज़ कम वो दिखाते हैं। तो ये थी जी आज की 2 खबरें, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। देखते रहिए आज का सच।